Hello students, good evening to all of you. So today we'll discuss a very important topic that is called aromatic nucleophilic substitution. Aromatic nucleophilic substitution. Aromatic nucleophilic substitution. शॉर्ट में अपन इसको ARSN के नाम से भी जानते हैं। अगर शॉर्ट में सिंबल के तौर पे लिखें तो AR का मतलब एरोमेटिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। तो स्टार्ट में इसको हम लोग ARSN बोलते हैं। पूरा नाम आप देख रहे हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। काफी अलग तरह की एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन या उनके डेरिवेटिव हो गए या हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, तो जनरली वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी EAS देते हैं। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन उनकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ES के नाम पे होती है और उनकी वो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देना। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में एरोमेटिक कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना तो उनके कैरेक्टर में है, उनकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की वजह से वैसा है। और लेकिन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा एक ऑड सी चीज हो जाती है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाई देता है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है एरोमेटिक रिंग में। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसी बात करूं अगर कि अपने पास बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है, बेंजीन से कोई लिविंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, और ये जो लिविंग ग्रुप है बेंजीन पे लिविंग ग्रुप हैलोजन होना चाहिए। फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। तो जनरली यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है मीन्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, कुछ भी हो यहाँ पे। और बेंजीन के किसी जगह पे इनफैक्ट आर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो, मतलब इस बेंजीन से कोई नाइट्रो ग्रुप एट आर्थो और पैरा, आर्थो या पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अगर एटलीस्ट वन ग्रुप लगा हुआ है, और इस कंपाउंड को अगर हम लोग एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में लाएंगे, एक गुड न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में लाएंगे, न्यूक्लियोफाइल है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिस्ट आउट करें तो जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ, काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये है, या NH2- हुआ, ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, राइट ना। एंड इनफैक्ट अमोनिया भी अगर आप न्यूट्रल में ले लिए तो ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और RSH ले लिया आपने, ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ROH अल्कोहल ले लिया आपने तो ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इनमें से किसी को आपने ले लिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इनफैक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप देखेंगे कि लिविंग ग्रुप की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल आपने सिलेक्ट किया है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो लिविंग ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन जहां पे एक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हुए लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। So such kind of reaction is called aromatic nucleophilic substitution. इसको हम लोग बोलते हैं aromatic nucleophilic substitution। अच्छा, खास बात मैं एक चीज आपको बताऊं, पॉइंट आउट करूं कि अगर आप सिर्फ आप क्या करें कि बेंजीन ले लें, आप बोल रहे हैं कि अपने पास बेंजीन है और बेंजीन में कोई आप न्यूक्लियोफाइल ले लें, मीन्स बेंजीन है, बेंजीन में डेफिनेटली हाइड्रोजन है, और आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें, तो न्यूक्लियोफाइल ले लें और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बेंजीन को कोई रिप्लेस कर पाएगा? नो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो एनी रिएक्शन, किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो एनी रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। ध्यान रखा जाए, सीधा बेंजीन में अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं दिखाई देगा, किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। H- को यानी हाइड्राइड को कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस नहीं कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की शर्त क्या है, जरा आप देखें। शर्त ये है कि बेंजीन में कोई एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, इनफैक्ट हेलोजन लगे होने चाहिए, हेलोजन हो, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो कि लिविंग ग्रुप हो, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी एक किसमें लगा हो,
और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब NO2 का मतलब यहाँ पे क्या है मेरा, NO2 का मतलब है कि आर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर लगा है एटलीस्ट वन, तो उन कंडीशन में आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व हो जाएगी। अदरवाइज सिंपली कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग में कम से कम नहीं होगी। अब इस बात को मैं समझाऊं, अगर ऊपर वाले केस को वन बाय वन मैं समझाने का प्रयास करूं, तो सपोज करें आपके पास मान लें कि क्लोरीन है एज अ लिविंग ग्रुप, से यू आर हैविंग क्लोरीन हियर एंड नाइट्रो ग्रुप लगा है बेटा आर्थो पोजीशन पे। तो अब आप देखेंगे इसकी जो स्ट्रक्चरल कंडीशन है वो अपने को सजेस्ट कर रही है कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप देखें कि लिविंग ग्रुप भी हैलोजन है और नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे अगर आप OH माइनस लेते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के तौर पे लेते हैं और पीएच करीब करीब मेंटेन रखते हैं, इनफैक्ट ऐसा बोलिए कि पीएच 14 के आसपास मीडियम का रखते हैं आप, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे रखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो Cl है, ये जो Cl लिविंग ग्रुप है, दिस Cl इज अ लिविंग ग्रुप, ये Cl हट जाएगा क्लोराइड के फॉर्म में और वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, यानी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रो अपनी पोजीशन पे रहेगा और लिविंग ग्रुप की जगह पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आपका नाइट्रो रहेगा। आप देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन क्या हो गई, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल ने एक लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, यू कैन से इट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई यहाँ पे। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग में, एक तो ऑलरेडी था, मान लो कि एक नाइट्रो ग्रुप और अगर आप लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मानिए आपकी क्लोरीन है एज ए लिविंग ग्रुप, आर्थो पे नाइट्रो है और एक नाइट्रो पैरा पे भी ले लेते हैं। अब इन कंडीशन में अगर आप बेटा चाहें कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एक नहीं बल्कि दो हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप लेंगे OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट, तो पीएच अगर आप 9 के आसपास भी रखते हैं, यहाँ पे आप पीएच 9 के आसपास बेसिक है, पीएच 9 के आसपास रखें और 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखें, टेम्परेचर भी कम हो गया और पीएच की वैल्यू भी कम हो गई। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि क्लोरीन को यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। सो यहाँ पे भी उसी तरह का एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व हो जाएगा, यहाँ पे आपको OH मिलेगा और ये NO2 एज इट इज अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हुआ। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको शो करूं कि एक नाइट्रो अगर और हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो कि 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं बेंजीन रिंग में, इंक्लूडिंग इनफैक्ट लिविंग ग्रुप। सो लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन है आपका, नाइट्रो मैंने तीनों जगह लगा दिया है 2 4 6 पे, यहाँ पे इस वाले पैरा पे और इधर इस वाले आर्थो पे अगेन हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब तो कंडीशन और भी बेहतर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ArSn की कंडीशन उतनी बेहतर होती चली जाएगी। OH यहाँ पे आप ले लें हाइड्रोक्सी ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल, और खास बात यह है कि यहाँ pH 7 के आसपास भी अगर आप रखे मीडियम में और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे भी इस बार रिएक्शन हो जाएगी। सो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए आप, एग्जैक्टली एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि Cl की जगह पे OH आ जाएगा, बाकी NO2 एज इट इज अपनी पोजीशन पे पड़े रहेंगे। सो इन तीनों रिएक्शन को अगर आप केयरफुली देखें तो कंक्लूड क्या करेंगे आप देख रहे हैं कि एज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज, right, possibility of the aromatic nucleophilic substitution also increases, right? We can say कि as the number of electron withdrawing group increases, possibility of ArSn means aromatic nucleophilic substitution also increases। आप देखिए टेम्परेचर खुद भी आप देख ले, टेम्परेचर का डेटा भी अगर आप देखें तो आप देखिए कि अगर एक ही नाइट्रो ग्रुप था तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास लग रहा था। आपने 2 नाइट्रो ग्रुप ले लिया, टेम्परेचर और कम हो गया, कम टेम्परेचर में रिएक्शन होने लगी। आपने तीसरा नाइट्रो ग्रुप लिया, रूम टेम्परेचर पे भी ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। आप देखिए कितनी बेहतरीन सी चीज है। और खास बात यहाँ पे ध्यान रखना है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रिएक्शंस में कि जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ना,
मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो तो नाइट्रो हो तो चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ नाइट्रो के अलावा कोई और है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो नाइट्रो के अलावा कुछ और अगर आपने लिया तो शायद वो ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, राइट? मतलब if there is only one electron withdrawing group in the benzene ring other than nitro group, then ARSN is not observed. इसको नोट कर लिया जाए। अच्छा, कई बार कुछ क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस में एक ऐसे दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया एक बार कि यार आपके पास क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, और आप देखिए कि नाइट्रो एक यहाँ पे आर्थो पे लगा है, एक मेटा पे लगा है, डाई नाइट्रो कंपाउंड है। दोबारा एक कंपाउंड लेते हैं, नाइट्रो की पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं हम लोग, यहाँ पे Cl है और नाइट्रो की पोजीशन इस बार बेटा दो आर्थो पे लगी हुई है, यहाँ पे भी नाइट्रो है और यहाँ पे भी नाइट्रो है, दोनों नाइट्रो आर्थो पे लगे हुए हैं। और तीसरा एक केस है कि एक पैरा और एक आर्थो पे लगा हुआ है नाइट्रो, लिविंग ग्रुप सेम है, जैसे क्लोरीन यहाँ भी है और नाइट्रो यहाँ हो गया, नाइट्रो यहाँ हो गया। ये तीन कंपाउंड है आपके पास, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड कंपाउंड एंड दिस वन इज थर्ड कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ ARSN बताइए। रेट ऑफ ARSN आपको बताना है कि रेट ऑफ ARSN एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इन तीनों में क्या होगा, कौन फास्टर होगा, कौन स्लोवर होगा, इस तरह की बातें आपको यहाँ पे बतानी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो पहला वाला जो नाइट्रो है बेटा, इसको आप देखें तो ये -M, मतलब आप देखें -M और -I लगा रहा आर्थो पोजिशन, लेकिन मेटा पोजिशन हमेशा -I होती है। अच्छा, दूसरे वाले केस में आप देखें ये भी -M -I आर्थो, और ये वाला नाइट्रो भी -M और -I, यानी काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अच्छा, यहाँ पे आर्थो -M -I, ये वाला पैरा पे जो नाइट्रो है -M और -I होगा, लेकिन I अगर देखें तो I डिस्टेंस बढ़ने की वजह से काफी वीक हो जाएगा। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंपैक्ट अगर देखें तो सेकंड वाले कंपाउंड पे पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा और उसी वजह से उसका जो रेट है वो फास्टर हो जाएगा। सो ARSN का रेट क्या हो जाएगा, सेकंड इज बेटर देन थर्ड, क्योंकि थर्ड में दोनों -M है, सो सेकंड के बाद थर्ड, और लास्ट नंबर में आ जाएगा आपका क्या बेटा, 1। तो ऊपर जो तीन कंपाउंड्स हैं उनके एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? मुझे लगता है निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और आपको यहाँ पे देखना है जब भी आप एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सो डू नॉट कंसीडर अबाउट स्टेरिक इन्वर्जन ऑफ रेजोनेंस, मतलब डोंट थिंक हियर ज्यादा क्राउडिंग हो गई वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सो डोंट थिंक ऑफ सर इफेक्ट। सर इफेक्ट के बारे में इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको नहीं सोचना है, सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना है। वल्ली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर will affect the rate of reaction। किस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अदरवाइज आप सर इफेक्ट देखते तो आप ये देखेंगे कि सर नाइट्रो यहाँ भी आर्थो पे, यहाँ भी नाइट्रो है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे कैसे OH अटैक करेगा, ये तो क्राउडिंग ज्यादा है। लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड आपको स्टेरिक क्राउडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्लियर कट, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। नाउ अब इसका हम लोग एक मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर कैसे वो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो आई एम राइटिंग हियर मैकेनिज्म
मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ARSN, शॉर्ट में आप ARSN बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस यहाँ पे हुए हैं वो देखते हैं। देखिए मैं मोनो नाइट्रो कंपाउंड लेके मैकेनिज्म पे यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देखें कि क्लोरीन लगा हुआ है, दिस इज क्लोरीन, और आर्थो प्लेस पे आप देखें तो आर्थो प्लेस पे नाइट्रो है, दिस इज नाइट्रो। और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा बेटा, द कमिंग न्यूक्लियोफाइल से कि इट इज हाइड्रोक्सी। आप जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं बेटा वो हाइड्रोक्सी OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब होगा क्या कि काफी स्लो है, वेरी स्लो है। ये जो पहला स्टेप है, ये न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, ये सीधा अटैक करेगा बेटा इस क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के ऊपर, इनफैक्ट क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अच्छा ये जो स्टेप है बेटा, ये काफी स्लो स्टेप है, दिस इज वेरी स्लो, काफी स्लो स्टेप है। और डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यहाँ पे, हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्लोरीन पे अटैक करना। और जैसे ही आप देखिए कि OH जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, उस कार्बन की वैलेंसी जिस पे अटैक हो रहा है वो 5 होने लगेगी, और उसको अवॉइड करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट के इस तरफ आ जाएगा। मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्लोरीन वाले कार्बन पे अटैक करना और पाई बॉन्ड का नाइट्रो की तरफ पुल होके चला आना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड को अपनी तरफ इस तरफ खींचेगा। अगर पाई बॉन्ड इधर आ जाए तो नाइट्रो वाले कार्बन पे आप क्लोरीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मैथमेटिकली सोचिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां पे चला जाएगा, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, और नाइट्रो पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो बना क्या, वो जरा केयरफुल होके हम लोग समझें तो काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। देखिए जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है वो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपका बेटा क्लोरीन पड़ा हुआ है, और यहीं पे आ चुका है हाइड्रोक्सी, OH यहाँ पे आ चुका है सेम कार्बन पे। और आप देखें कि ये दो बॉन्ड एजिटी से कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड टूट चुका है, नाइट्रो जिस कार्बन पे है उसी कार्बन पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, इनफैक्ट आप इसको बोलिए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। कार्बेनायन, इनफैक्ट एक कार्बेनायन बन चुका है, आप देखें तो एक कार्बेनायन के फॉर्म में यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। ओके, और इनफैक्ट इसको अगर इसी को अगर हम लोग ओपन करके लिखें स्ट्रक्चर को, देखिए कैसे लिखेंगे सो दैट और क्लियरिटी आए थोड़ी सी। इधर आपका क्लोरीन है, इधर आपका OH है, और आपके ये दो बॉन्ड एजिटीज हैं, और यहाँ इस पे नाइट्रो लगा है N। अच्छा नाइट्रो का स्ट्रक्चर ओपन करें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आप नेगेटिव चार्ज ऐसा दिखा सकते हैं। ये बन गया आपका, मतलब OH ने अटैक किया क्लोरीन वाले कार्बन पे, ये बन गया कार्बेनाइन बना। आप देखें इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बना। अब एक खास बात आप देखेंगे कि जो कार्बेनाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी आपको देखने को मिलेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें तो ढेर सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, आप देख सकते हैं काफी बेहतर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है। अब ये नेगेटिव चार्ज आप देखें कंजुगेशन में N डबल बॉन्ड ओके भी है, और इधर भी, इधर कार्बन के साथ जो कंजुगेशन है वहां पे भी है, तो दोनों तरफ आप देखेंगे कि रेजोनेंस बनेगा। बट अगर हम लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इधर ले आए, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाए तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड। आप देखें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की बनेगी यहाँ पे। सो देखिए क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज पे काम करना है अपने को। दिस वन इज क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोक्सी, और आप देखें कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, और यहीं पे क्या लगा हुआ बेटा, नाइट्रो, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये कुछ सिचुएशन बनी होगी, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी होगी। और फर्दर अगर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो फिर आप देखें कि नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में यहाँ नेगेटिव चार्ज आए तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाए, इसका नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड हो गया, यहाँ पे NO2 लगा ही है आपका, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे OH है, और आप देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। कुछ ऐसा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन जाएगा। और अल्टीमेटली अगर आप अगले स्टेप में आप देखना चाहें कि क्या होगा, एक फास्ट स्टेप होगा बेटा। देखिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ढेर सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं, और अल्टीमेटली आप इस कंडीशन में देखें फास्ट स्टेप बनेगा। फास्ट स्टेप क्या होगा, जरा देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन में डेवलप हुआ, ये फटाक से अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए तो ये क्लोरीन रिजेक्ट कर जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 हो नहीं सकती और एरोमेटिसिटी अपने को मिल रही है। तो आप देखिए कि इस स्टेप में क्लोरीन फास्ट स्टेप में रिजेक्ट हो गया, और क्लोरीन की जगह पे घर बना के कौन बैठ गया, OH।
यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे OH आ चुका है, और आप देखें कि NO2 यहाँ पे आ चुका है. So this is the mechanism, and in fact, so you can say this step, this first step is elimination. यहाँ पे क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन स्टेप है. अच्छा, पहला स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे OH ने यहाँ पे अटैक किया था, दिस स्टेप वाज एडिशन स्टेप. OH यहाँ पे जाके जुड़ गया, देख लें आप, और एडिशन स्टेप इज स्लो, जुड़ गया है, फिर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, और फिर लास्ट स्टेप पे आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन हो गया है, क्लोरीन एक फास्ट स्टेप में रिजेक्ट होके बाहर आ गया है. तो इस तरह से इसको आप एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इसको आप एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, जहां पे एडिशन जो है स्लो स्टेप है और जो एलिमिनेशन है वो फास्ट स्टेप है. और एक खास बात आप देखें कि जो इंटरमीडिएट बन रहा बेटा, ये इंटरमीडिएट क्या है? कार्बेनाइन है. दिस इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन. आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्यों जरूरी है. नाइट्रो क्या है? नाइट्रो की जरूरत इसलिए है कि वो क्या करेगा? कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा. मतलब जितने भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे? कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेंगे. इस बात को भी ध्यान रखना कि सिंस इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन, intermediate is carbanion and electron withdrawing group can stabilize them. That is why they are required for the reaction or ARSN रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्यों जरूरी होते हैं, शायद आप समझ गए होंगे. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना, इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनफैक्ट कहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, पहला वाला, इसकी बात मैं करूं, ये यहाँ पे जो है, इनफैक्ट इसको देखें, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी नाइट्रो के तरफ भी जा सकता है. मैं इधर लिख रहा हूँ बार से दोबारा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी जाए तो ये बॉन्ड इधर चला जाए, तो एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला भी पॉसिबल है. आप देखें, ये वाला रेजोनेटिंग भी पॉसिबल है. डबल बॉन्ड बाहर चला जाएगा, NO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और आप देखें कि बाकी यहाँ पे Cl और ये OH, बाकी बॉन्ड एज इट इज आपके यहाँ पड़े रहेंगे. सो इट इज आल्सो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो आप देखें कि नाइट्रो ग्रुप ने जो कार्बेनाइन है उसको स्टेबलाइज किया, और इसीलिए कहते हैं कि ARSN अगर आपको कराना है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है आपको बेंजीन में, तो वहां पे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको पहले बता दी कि वहां पे एक तो लीविंग ग्रुप के लिए हैलोजन होना चाहिए और अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन वहां पे हो पाएगी. अच्छा, एक दो चीजें और यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा. कई बार आपको दे दिया जाता है कि ARSN का रेट लगाइए, रेट ऑफ ARSN for given compounds, ये बताना है आपको. अब यहाँ पे कंपाउंड क्या क्या दिए हैं जरा देखिए. बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है, और आधी जनता जो है इसमें गलत तरीके से इसको जवाब देती है. जैसे आप देखिए कि एक बार फ्लोरीन लिविंग ग्रुप लगा दिया इनने, और नाइट्रो है. दूसरे कंपाउंड में उन्होंने क्या किया कि क्लोरीन लिविंग ग्रुप लगा दिया, क्लोरीन को लिविंग ग्रुप लगा दिया और नाइट्रो रहने दिया. तीसरी बार उन्होंने लिविंग ग्रुप बदल दिया, ब्रोमीन एंड नाइट्रो, और आखिरी में उन्हें आयोडीन के साथ यही काम कराया. मतलब लिविंग ग्रुप बदला, बाकी सब कुछ सेम. यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, और ये आपका नाइट्रो है, यहाँ पे दिस इज नाइट्रो. अब ये पूछ रहे हैं वो कि ये बताओ कि ARSN का रेट क्या होगा. तो यहाँ पे ज्यादातर पब्लिक के दिमाग में होता है कि यार आयोडीन एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग एबिलिटी ऑफ आयोडीन इज बेटर देन ब्रोमीन इज बेटर देन क्लोरीन इज बेटर देन फ्लोरीन. लेकिन आप ये बताइए कि क्या क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन किस स्टेप में बाहर जा रहे हैं. आप देखिए कि रिजेक्शन किस स्टेप में और एलिमिनेशन किस स्टेप में हो रहा है. एलिमिनेशन यहाँ हो रहा है जो फास्ट है, एलिमिनेशन स्टेप फास्ट है,
तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का लीव करना रेट पे किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं डालेगा। मीन्स आई वांट टू से कि द स्टेप ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में ही तो लीव कर रहे हैं वो, एलिमिनेशन इज फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप, that is why leaving ability will not affect the rate। तो अब लिविंग एबिलिटी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, लेकिन अब आप देखिए कि कार्बेनाइन, तो सब में कार्बेनाइन जो इंटरमीडिएट है कार्बेनाइन बनेगा, और जो माइनस आई पावर देखें तो फ्लोरीन की माइनस आई पावर ज्यादा है, और माइनस आई पावर जितना ज्यादा होगा कार्बेनाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सो यू कैन से कि बट द माइनस आई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन formed in first step, and order of minus I is what? Order of minus I among halogenage. Fluorine is better than chlorine, is better than bromine, is better than iodine। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर कार्बेनाइन किसके केस में बनेगा? फ्लोरीन के केस में बनेगा, जो ए वाला कंपाउंड है, देन क्लोरीन के केस में, देन ब्रोमीन के केस में, एंड देन आयोडीन के केस में। सो ऑर्डर ऑफ ARSN क्या हो जाएगा? Therefore order of ARSN, therefore order of ARSN will be A, then B, then C, then D। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सभी लोगों को लगेगा कि आयोडीन ज्यादा जल्दी लीव करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के केस में, ध्यान रखिएगा इसको। लिविंग एबिलिटी डजंट मैटर इन दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिविंग एबिलिटी does not matter in ARSN type reaction। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन जो भी होंगी वहां पे लिविंग एबिलिटी या लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी रेट को किसी भी तरह से इंपैक्ट नहीं डालेगी। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपने अभी देखा कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म किस तरह से था, वो मैकेनिज्म मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। एक और मैकेनिज्म है, एक और रूट है जहां से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हैं, एक और डिफरेंट मैकेनिज्म रूट है। सो यू कैन राइट कि ARSN थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म, ARSN थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू आपको ARSN की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो मैकेनिज्म थी एडिशन एलिमिनेशन थी मैकेनिज्म। अब इस बात को मैं समझाता हूँ। बेंजाइन इंटरमीडिएट होगा जैसा कि नाम से ही क्लियर है। सो सपोज करो कि आपके पास कोई इस तरह का बेंजीन है जहां पे लिविंग ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ है। से यू आर हैविंग दिस इज अ स्टार्टिंग मटेरियल वेयर क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप, और मैं क्लोरीन वाले कार्बन को स्टार कर दे रहा हूं सो दैट मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाऊं। पोजीशन ऑफ कार्बन को स्टार लगा दिया, मींस आइसोटोपिक इफेक्ट वहां पे मैंने दिखा दिया। अब क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम लोग NaNH2 एंड NH3 लिक्विड ले लें, काफी बेहतर रिजेंट है ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। NaNH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और न्यूक्लियोफाइल तो खैर होता ही है। तो अगर आप किसी भी हेलोबेंजीन के साथ NaNH2 अमोनिया लिक्विड के साथ ले लेते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, बेटा मैं आपको बताऊं कि जो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखें जरा, इट्स प्रोडक्ट विल बी समवॉट लाइक दिस। कि बेंजीन है और आप देखेंगे कि NH2 लग गया यहाँ पे, जहां पे क्लोरीन था NH2 लग गया, और स्टार वाला कार्बन वो है
और दूसरा दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, NH2 की पोजीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी स्टार वाले कार्बन से। मैं कुछ ऐसा कहूं कि यहाँ पे NH2 लग जाए इस तरह से, मैं इसको स्टार कार्बन भी लगा देता हूं। से दिस कार्बन स्टार्ड कार्बन जहां पे लगा, और यहाँ पे स्टार्ड कार्बन ये, मतलब आप देखें कि अच्छा, इसको जो जहां पे एग्जैक्टली Cl पे NH2 लगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलेंगे सिन सब्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड सिन सब्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जैक्टली उस कार्बन पे नहीं, एडजेसेंट कार्बन पे। लेकिन इस रिएक्शन को ओवरऑल क्या बोलेंगे? ओवरऑल तो ये बोलेंगे कि यार क्लोरीन को NH2 ने हटा दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है। बट व्हाट इज द मैकेनिज्म रूट, कैसे ये हुआ? तो मैंने ऊपर ही लिखा हेडिंग कि ये जो रिएक्शंस है, इसका जो मैकेनिज्म है वो बेंजाइन के थ्रू होगा। सो मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं कि व्हाट इज मैकेनिज्म, व्हाट इज मैकेनिज्म, इस बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपके पास दो स्टार्टिंग मटेरियल है, क्लोरोबेंजीन में लेके चलता हूं। यू आर हैविंग क्लोरोबेंजीन, और ये जो कार्बन है जहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, स्टार यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे डेफिनेटली एक हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, अब आप देखें ध्यान से कि अगर NaNH2 यानी कि NH2 माइनस, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसा कि मैंने कहा, ये जो NH2 माइनस है, ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को पिक करेगा। ये जो हाइड्रोजन एडजेसेंट टू क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन को अगर पिक कर ले अपनी तरफ, तो आप ये देखें, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड इधर आ जाए, यहाँ पे बना ले, बॉन्ड बना ले, और उसी कंटिन्यूटी में आप देखें कि क्लोरीन रिजेक्ट हो जाए, क्लोरीन का बॉन्ड टूट के क्लोरीन बाहर चला जाए, तो आप देखिए कि जो इंटरमीडिएट बनेगा, वो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? सीधा आप शायद देख पा रहे होंगे कि इंटरमीडिएट विल बी बेंजाइन। आप देखें कि ये बॉन्ड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। इनफैक्ट इसको मैं सही कर दूं, ये बॉन्ड जो था, ये बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये बॉन्ड एजिटीज है, ये बॉन्ड एजिटीज है, ये एजिटीज है। यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे बढ़ गया है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, और इस कार्बन पे मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि यहाँ पे स्टार था। दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजाइन। ये एरोमेटिक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट आपने पढ़ा है, इंटरमीडिएट में से ये बेंजाइन है जो कि एरोमेटिक है, इकलौता इंटरमीडिएट है जो एरोमेटिक है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं एरोमेटिक है ये बेंजाइन, और इस तरह का इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका बन चुका है। अब आप देखें, अब यहाँ पे क्या होगा? अगले स्टेप में जो अमोनिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए आप, पहले स्टेप पे इसका यूज तो आपने कर लिया NaNH2 का, दूसरे स्टेप में जो अमोनिया है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो अब यहाँ पे आपको देखना है अमोनिया का अटैक। मैं अमोनिया अगर अटैक करे तो क्या हो सकता है? यहाँ पे जरा देखिए, जो अमोनिया है NH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल, मैं आपको बताऊं कि दो पॉसिबिलिटीज हैं जहां जहां से अटैक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अमोनिया इस वाले कार्बन पे अटैक करे। अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो आप खुद भी समझिए कि ये इधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर टूट के चला जाएगा, तो क्या बनेगा भाई? इधर मैं लिखता हूं क्या बनेगा, इधर मैं लिखता हूं क्या बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, अमोनिया यानी NH3 यहाँ पे आ गया, और ये बॉन्ड एजिटीज है, ये एजिटीज है, ये एजिटीज है, और स्टार वाला जो कार्बन है, स्टार वाले कार्बन पे आप ध्यान से देखिए निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ ऐसा। और आप देखिए, जो निगेटिव चार्ज कार्बन है एक तरह से बेसिक सेंटर है, और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर भी हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए। इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो जाए तो फिर क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन यहां से पिक कर ले, तो आप देखें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे स्टार वाले कार्बन पे कुछ भी नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस H है वहां पे, और यहाँ पे क्या आ गया? NH2। ये कौन सा प्रोडक्ट है? सिन प्रोडक्ट है। अच्छा, दूसरा एक केस देखिए कि अमोनिया अगर इधर से अटैक करता, अमोनिया अगर सेकंड चॉइस अमोनिया की है कि भाई ये अमोनिया अगर यहाँ इस वाले पे अटैक करे, इस स्टार वाले पे, तो ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाए, उतनी पॉसिबिलिटीज की है। तो देखिए क्या बनेगा उस केस में, देखिए फॉर्मेशन किसका होगा, जरा देखिए आप। अमोनिया अगर स्टार वाले कार्बन पे अटैक करे, यानी यहाँ पे अटैक कर जाए, NH3 प्लस हो जाएगा, स्टार वाला कार्बन है ये, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आप देखिए कि इस तरह से ये एजिटीज पड़ा है। और अगले स्टेप में देखिए, जो कार्बेनाइन है, ये कार्बेनाइन यहाँ से प्रोटॉन विड्रॉ कर ले,
सो अब देखिए कि सिन प्रोडक्ट बन गया, यानी क्लोरीन जिस प्लेस पे था, एग्जैक्टली जिस प्लेस पे था उसी प्लेस पे NH2 है, और आप देखिए यहाँ H आ गया और यहाँ पे स्टार आ गया। सो आप देखिए ये जो है ये आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और वो क्या था आपका सिन सब्स्टिट्यूशन। और आप देखिए कि स्टेटमेंट भी तो यही था कि आपने इस तरह के क्लोरोबेंजीन को लिया, इन कंडीशन में लिया तो प्रोडक्ट ये बनेगा। और इनफैक्ट इन टोटलिटी अगर देखिए तो क्या हुआ, इन टोटलिटी अगर आप देखिए तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हुई, और उसकी जो मैकेनिज्म आपने अभी भी पढ़ी, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू मैकेनिज्म आपने यहाँ पे पढ़ी है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह के केसेस भी आपको मिलेंगे जहां पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा, जो कि एक प्रीवियस मैकेनिज्म जो आपको मैंने बताई थी एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू, और दूसरा एक ये पॉसिबिलिटी जो अभी अभी आपने देखी बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप कि आपको एक बड़ा ही बेहतर सा कंसेप्ट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन और उनके कुछ एग्जांपल, उनके कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।